हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वैगनर टर्बिडिटी मीटर। हम वैगनर टर्बिडिटी मीटर में सीमेंट की फाइनेंस को ज्ञात करते हैं। हमने सीमेंट की फाइनेंस को ज्ञात करने के लिए दो मेथड ऑलरेडी देख चुका है। पहला सिब एनालिसिस देखा था, दूसरा एयर परमेबिलिटी टेस्ट देखा था। तो जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, मेथड होता है, उसमें हम सीमेंट की फाइनेंस ज्ञात करते हैं, लेकिन सरफेस एरिया की बेस पर ज्ञात करते हैं। तो उसी फंडामेंटल पे हमारा वैगनर टर्बिडिटी मेथड बेस है। इसमें भी हम स्पेसिफिक सरफेस निकालते हैं। तो इसमें हम जो कोड यूज करते हो, इंडियन कोड नहीं यूज करते हो, हमारा अमेरिकन कोड है। अमेरिकन कोड कौन सा है? C115//C115M10। तो इसमें हमारा जो ASTM है उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर द टेस्टिंग एंड मटेरियल। इन्होंने स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द मेथड फॉर फाइनेंस ऑफ द सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट बाय टर्बिडिटी मेथड। जो हम अपना इंडिया में जो भी टेस्टिंग करते हैं, या तो इनर्शियल सेटिंग टाइम, फाइनल साउंडनेस, तो वो भी हम पोर्टलैंड सीमेंट पर करते हैं। तो इन्होंने भी जो टर्बिडिटी मेथड का यूज किया था वो भी इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट पर यूज किया था। यानी इस मेथड के द्वारा उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट की क्या की था, फाइनेंस निकाला था। कि और उन्होंने किसी और सीमेंट पर किया होता तो ये हम इंडिया में नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो इंडिया में करते हो पोर्टलैंड सीमेंट करते हो वही डेटा हम मानते हैं। लेकिन इन्होंने जो पोर्टलैंड सीमेंट पर किया तो इसके डेटा को हम अपने यहाँ यूज कर सकते हैं, कुछ चीज का मॉडिफिकेशन करके। तो हमारा देखते हैं कि वैगनर टर्बिडिटी मेथड में कौन सा प्रोसेस होता है, हम कैसे सरफेस एरिया को मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले इन दिस मेथड कवर द डिटर्मिनेशन of fineness of the Portland cement as represented by the calculate the measurement of the specific surface expresses। यानी स्पेसिफिक सरफेस निकालते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? या तो स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया पर ग्राम, यानी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम, या आप मेजरमेंट करेंगे मीटर स्क्वायर प्रति केजी। यहाँ पे है स्क्वायर मीटर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया पर किलोग्राम के रूप में हम मेजरमेंट करेंगे यूजिंग द वैगनर टर्बिडिटी मेथड। इसमें क्या होता है? द वैगनर टर्बिडिटी डिटरमाइन द फाइनेस ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। आपको कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हो? पोर्टलैंड सीमेंट। बाय मेजरिंग द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, a constant line source passing through the suspension of the cement and he detected by the photoelectric cell। यानी इसमें आपका क्या क्या होगा? एक हम प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट लाइट सोर्स, ये आपका कांस्टेंट लाइट सोर्स होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा आपका यहाँ पर होगा डिटेक्टेड फोटोइलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। और देखेंगे इसमें और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो आपको सबसे पहले देखिए कि आपका वैगनर टर्बिडिटी दिखता कैसा है। ये हमारा देखिए आपका वैगनर टर्बिडिटी मीटर है यहाँ पे। दिस इज द वैगनर टर्बिडिटी मीटर। और ये जो बॉक्स है ना, ये वुड का या मेटल का बना होता है। इसी बॉक्स में यहाँ पर हमारी पूरी सेटिंग होती है। यानी इस बॉक्स में यहाँ अंदर की ओर पूरा सेट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, और इसी बेस पर हम क्या करते हैं, इसे हम मेजरमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या क्या इसमें होते हैं पार्ट। तो इसमें आपका सबसे पहले नेचर ऑफ ऑपरेटर्स, ये एक ऐसा दिखता है। द वैगनर टर्बिडिटी कंसिस्ट ऑफ इंसेंसली ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। देखिए आपका क्या क्या जरूरी होना चाहिए। मेंटेन, ये होना चाहिए। दूसरा मेंटेन द कांस्टेंट इंटेंसिटी, और उसके बाद एडजस्टेड द अप्रोक्सीमेटली पैरेलल rays of light passes through the suspension of cement to be tested and imping upon the sensitive plate of photoelectric cell। हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि ये भी होना चाहिए। और उसके बाद आपका एक होना चाहिए माइक्रोमीटर, यहाँ पर देख लीजिए माइक्रोमीटर्स। उसके बाद आपका ये एक किस प्रिंसिपल पर बेस है? हमने जो आपके टर्बिडिटी मीटर एनवायरमेंटल में हम लोग पढ़े हैं, तो टर्बिडिटी मेथड बेस पर ही हमारा ये टेस्ट उसी सेम सिमिलर होता है। इसमें भी प्रोसीजर सिमिलर ही होता है। जैसे अब टर्बिडिटी मेथड के लिए आपने फ्लो टर्बिडिटी मेथड मेजरमेंट किए थे, या तो हमारा जो बेलिश टर्बिडिटी मेथड होता है उसमें रे पासेस होती हैं हमारा सिंपल से
उसके बाद हमारे प्लेट लगी होती है, वो प्लेट क्या करती है, करंट को मेजरमेंट कर लेती है, और करंट के मेजरमेंट के दौरान मतलब उसको जब हम मेजर कर लेते हैं उसके बेस पर हम सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है और लाइट ऑफ सोर्स किसका होता है, माइक्रो एमीटर क्या होता है, इसके बेस पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टर्बिडिटी मीटर होता है सुटेबल वुड या मेटल केस होता है। हमने आपको भी बताया कि ये मेटल केस होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये चीज या तो मेटल का बना होता है या तो वुड का, वुड एंड मेटल का, एंड मेटल। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, यानी इसमें लगे होते हैं फ्लोइंग फीचर। इसमें सबसे पहले लाइट ऑफ सोर्स होता है पहला, ये आपका जो एसटीएम C115 है उसका क्लास 4.2 में ये डेटा बताया गया सब कुछ, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 में 4.21 में पहला लाइट ऑफ सोर्स के बारे में बताया गया है। इसमें हम लाइट ऑफ सोर्स का यूज करेंगे। देखिए हमारा क्या है, लाइट ऑफ सोर्स, ये वाला पोर्शन आपका लाइट ऑफ सोर्स है, ये वाला पार्ट आपका लाइट ऑफ सोर्स था। इसमें क्या होता है, 3 से 6 CP लैम्प हम यूज करते हैं, कंसेंट्रेटेड फिलामेंट एंड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। यहाँ पे हमारे एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, ये चीज पैराबोलिक फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें हमारा जो लाइट सोर्स का कंसंट्रेटेड होगा वो हमारा एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से लाइट सोर्स जब जाएगी तो लाइट सोर्स में हमारा कुछ चीज होती है कि लाइट सोर्स किस इंटेंसिटी से भेजना है और हमारी लाइट सोर्स में कितना एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेस पर हम क्या करते हैं, कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो कि इस लाइट सोर्स के इंटेंसिटी को क्या करता है, मेंटेनेंस करता है, या तो रिड्यूस करना होता है या तो बढ़ाना होता है, मतलब कंट्रोल करेगा। और दूसरा हम इसमें लगाते हैं हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस। ये हमारा आगे जो पार्ट है ना, ये हमारा हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है। यहाँ पे एक नली होती है, ये नली है और इसमें वाटर भरा होता है, वाटर सेल है, इसमें वाटर सेल भरा होता है। और यहाँ से जो हमारे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे एक सोर्स है, जो भी सोर्स से लाइट पास होती हुई जाती है, ये हमारा सैंपल अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक नली है, नली के चारों तरफ हमारा पानी भरा होता है जो कि हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है यहाँ पर, ठीक। तो हमारा जो अगला नंबर था वही था हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस, क्योंकि इसमें जो लाइट ऑफ सोर्स है वहां से हम कितना एनर्जी का लाइट पास करते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस लगा देते हैं। तो दूसरा हम लगाते हैं रिटार्डिंग फिल्टर। रिटार्डिंग फिल्टर क्या करता है, वो लाइट के इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है। और जो हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है ये क्या करता है, जो हमारा लाइट का सोर्स होता है उसको जो पास होता है उसको हमारा गर्म नहीं होने देता, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस आपका यहाँ पे लगा होता है जो कि कंट्रोल करता है। यानी यहाँ पर ये हमारा वाटर सेल पानी भरा होता है, यहाँ पर देखिए वाटर है ना, यहाँ पर ये इसका आपका सेक्शन व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है फ्रेंड्स। जब आप इसको खोलोगे ना, देखिए यहाँ पे ओपन है, ये पूरा मतलब एक इसको बंद भी कर सकते हो, ऐसे बंद हो जाएगा। यदि इसको आप एक्चुअल में देखना चाहो तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका हमने बताया था ना कि यहाँ से ये बंद हो जाएगा, जिससे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ से ये चीज क्लोज हो जाता है, इसे बंद हो जाएगा। ये हमारा एक्चुअल वैगनर टर्बिडिटी मीटर है और इसका हमारा जो प्लान डायग्राम है ये इस बेस में डायग्राम बनाया गया है, इस बेस में ये हमारा डायग्राम है। अगला देखते हैं हमारा क्या है, रिटार्डिंग रिटार्टिंग फिल्टर के बारे में पढ़ लिया। अगला है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक। अब इसी टैंक में हम क्या करते हैं, केरोसिन एंड सीमेंट का यूज करते हैं, सैंपल बनाते हैं, इसी टैंक में हम भर देते हैं। इसकी टैंक 335 ml की होती है, कैपेसिटी होती है। ये यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पे लगा होता है फ्रेंड्स। ये हमारी क्या है, ये वाली पार्ट आपकी यहाँ पर है सेडिमेंटेशन टैंक। ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक है और यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे है सेडिमेंटेशन टैंक। इसी में हम क्या करेंगे, ये जो सैंपल बनाएंगे ना, ये वाला प्रोसेस जो यहाँ पे देखिए लगा होता है, ये इसी में रखा जाता है लाके यहाँ पे।
अगला हम देखते हैं कौन सा हमारा पॉइंट है। अगला है फोटोइलेक्ट्रिक सेल। अब इसके पीछे हमने बताया था कि जब हमारा यहाँ पर आप रखोगे सैंपल तो इसके पीछे जस्ट हमारा फोटोइलेक्ट्रिक सेल होता है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए फोटोइलेक्ट्रिक सेल होता है, जो कि अभी हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल का क्या काम होता है। अगला देखते हैं हमारा क्या है। एक शील्ड होता है, एक एलिवेटिंग डिवाइस होता है। शील्ड का कहाँ पर लगा होता है फ्रेंड्स, शील्ड देखिए आपका यहाँ हुआ मेटल शील्ड। मेटल शील्ड लगा होता है रिटार्डिंग फिल्टर। रिटार्डिंग फिल्टर जो कि रिड्यूस कर रहा था इसके लाइट की इंटेंसिटी को, और ये सेडिमेंटेशन टैंक के बीच में ही जस्ट हमारा क्या होता है, मेटल शील्ड लगा होते हैं। इसमें मेटल शील्ड में एक होल होते हैं फ्रेंड्स, वहीं से हमारे क्या होते हैं, लाइट पास होती है सैंपल से होते हुए यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जाके। देखिए आपका, उसके बाद हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, तब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ये हमारा अगला पॉइंट है elevating device. Elevating device are the source of the light, the heat absorbing device, and the photoelectric cell and retarding filter and shield shall be mounted on the self movable slab. अब देखिए आपका ये क्या है पार्ट, यही है सेल्फ एलिवेटिंग हैंडल। ये क्या करता है, यहाँ से घूमता रहता है। और फ्रेंड्स देखिए ये कनेक्ट होता है, ये स्क्रू है, यहाँ से पूरा ये पार्ट ऊपर की ओर कनेक्ट होता है। यहाँ पर ये आप मूव करोगे तो ये चीज पूरा मूव करता रहता है, ठीक है। ये आप मूव इसका मतलब ये नहीं पूरा मूव करेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि ये ऊपर और नीचे आप कर सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि आप जो सैंपल बना के डालते हो इसमें सेडिमेंटेशन टैंक, यानी सैंपल बना के जब आप ब्यूरेट में डालते हो, यहाँ रखते हो, तो आप जानते हो कि हमारा ये टर्विविटी मेथड, मतलब इसमें जो हमारा पार्टिकल होते हैं वो कुछ नीचे बैठेंगे या कुछ ऊपर रहेंगे या कुछ, यानी ये उस प्रिंसिपल पर बेस होता है जिस प्रिंसिपल हमारा वाटर टर्बिडिटी मीटर बेचता है। यानी उसमें कुछ पार्टिकल यहाँ आएंगे, कुछ पार्टिकल यहाँ आएंगे, तो हमें इसमें हर एक जगह पर क्या करते हैं, लाइट सोर्स को हमें पास कराना होता है। हर एक जगह पर लाइट सोर्स को पास कराने के बाद, क्योंकि हम इसमें एक डेप्थ बनाएंगे, अभी बताएंगे कि हर एक डेप्थ पर क्या करते हैं, लाइट सोर्स को पास करते हैं, क्योंकि इसी हेल्प से, किसके हेल्प से, सेल्फ एलिवेटिंग हैंडल्स के, क्योंकि ये घुमाएंगे तो ये चीज हमारे ऊपर जाएगी, ये चीज ऊपर जाएगी, तो सैंपल में हमारी हर एक पोजीशन पर क्या करेंगे, हम लाइट को पास करके यहाँ की हर एक पॉइंट की कंसंट्रेशन, यानी कितनी हमारी सीमेंट मिलाने में कहाँ पर कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है, वहां से हम क्या करेंगे, जब लाइट पास करेंगे तो हमारे ये पीछे लगा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इसमें से जो लाइट पास होगी उसको मेजरमेंट कर लेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला इसमें है, उसको लगाने से सरफेस एरिया ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा तो था आपका बेसिक कि क्या क्या कहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है, स्क्रू क्या काम होता है, ठीक है। अब इसके पीछे देखिए यहाँ पर जो ये वाला चीज है ना, इसमें ये लगा होता है पीछे, यहाँ पर ये आपका वाटर सेल था, ये आपका सोर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका वाटर सोर्स यहाँ पर था, ये वाला फंक्शन है, या आपका क्या है, सेल है, ये वाला फंक्शन है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर आपका सील्ड और फिल्टर लगा होता है, ये आपका रिटार्टिंग फिल्टर है, ये आपका सील्ड है फ्रेंड्स, ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक है यहाँ पर। और उसके बाद इधर हमारे हर सब कुछ आपका सिमिलर कर सकते हो, मिला सकते हो, इसमें सब कुछ लगे होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए फोटो सेल लगा, फोटो सेल में 6 वाट की बैटरी लगी होती है, जो माइक्रो और मीटर को टेस्ट कर, मतलब चलाते हैं इसको यूज, और यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट को मेजरमेंट कर लेंगे, और करंट मेजरमेंट करने के बाद एक टेबल बनाते हैं, उसको टेबल के बारे में हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, दे आर मेजरिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी सेल बी सेंसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड टू बी डायरेक्टली माइक्रोमीटर। देखिए ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है कनेक्ट होती है माइक्रोमीटर से, और माइक्रोमीटर ही क्या करती है, आई को मेजरमेंट करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, ठीक। इसमें हमारा क्या होता है, माइक्रोमीटर लगा होता है। माइक्रोमीटर दो तरह के लगे होते हैं फ्रेंड्स, एक होते हैं डी जोसवल टाइप माइक्रोमीटर, दूसरा होता है डिजिटल माइक्रोमीटर। पहला होता है डी अर्सोनवल अर्सवन टाइप, जो कि हमारा 0 से 50 माइक्रो एम्पियर तक, यानी हमारा माइक्रो एम्पियर तक ही मेजर करता है। और जो हमारा डिजिटल होता है वो 0 से
वो एक एक मतलब 199.9 माइक्रो एम्पियर तक मेजर करता है। और उसके बाद हमारा लाइट ऑफ करंट होता है, यानी सोर्स ऑफ करंट। यहाँ पर देखिए आपका जो सोर्स ऑफ करंट था, यहाँ पे ये चीज है ना, जो हमने करंट पास कराने के लिए देंगे यहाँ पर, तो ये क्या होता है, 6 वाट स्टोरेज बैटरी होती है या सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। इसमें कांस्टेंट ईएमएफ प्रोवाइड की जाती है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये हमारा चलता रहता है, इसके ये ही रहता है। तो फ्रेंड्स अभी तो हमारा यहाँ पे जो हमारा लाइट सोर्स है वो काम करेगा। अगला देखते हैं, देखिए आपके इसका पूरा डायमेंशन है, ए बी सी, ए बी देखिए यहाँ पर सब डायमेंशन है। ये वाला पोर्शन ए है, इसका क्या डायमेंशन होना चाहिए। ये डी, डी की क्या डायमेंशन होनी चाहिए, तो डी की डायमेंशन आपको देखना है तो यहाँ पर आइए, डी की डायमेंशन 105 होनी चाहिए। तो ये आपको जो टर्बिडिटी मीटर ऑपरेशन ऑपरेटस है ना, हर एक ऑपरेटस का डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ, कौन सा डायमेंशन कितना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका जो नेम, हर एक पोजीशन का नेम है, ए का यहाँ पर है, जी यहाँ है, आई यहाँ है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है। तो हर एक डायमेंशन में यहाँ पर आपको डायमेंशन दे दिया है। इसका हमें कोई मतलब नहीं है, रिमेम्बर करना में कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, ये हमारा क्या होता है एक्चुअल में, हमने आपको बता दिया एक्चुअल में यहाँ पर सब कुछ सेट होता है। अब हम देखते हैं कि सैंपल कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल, पहले डिस्पर्सन ऑफ द सैंपल, प्लेस द सीमेंट सैंपल इन ए टेस्ट ट्यूब टुगेदर विथ 10 to 50 ml ऑफ कैरोसिन। देखिए हम कैरोसिन क्यों लेते हैं, पानी क्यों यूज नहीं करते हैं। आप इसलिए कैरोसिन यूज करते हैं, कैरोसिन एक नॉन पोलराइजिंग एजेंट होता है, मतलब जो कि हमारा सीमेंट से रिएक्ट नहीं करता। आप पानी डालोगे तो उस पानी क्या करेगा, सीमेंट से रिएक्ट कर लेगा। अब जो वो सीमेंट से रिएक्ट कर लेगा तो वो हमारा क्या करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट कर देगा। ठीक है, और जो हमारा कैरोसिन होता है एक नॉन पोलराइजिंग होता है, नॉन पोलराइजिंग एजेंट होता है, जो कि सीमेंट से रिएक्ट नहीं करता। उसमें हम क्या करते हैं, 5 ड्रॉप क्या करते हैं, डिस्पर्जिंग एजेंट डाल देते हैं, जैसे ओलेरिक एसिड या एजेट लिसिंड ऑयल। ठीक, ये दो तरह के हमारा क्या होते हैं, डिस्पर्जिंग एजेंट होते हैं, जो कि हम डालते हैं और 10 से 50 मिलीलीटर, मतलब मिलीलीटर कैरोसिन में, और इसमें हम सीमेंट सैंपल को डाल देते हैं। उसके बाद हम ट्यूब को प्रिपरेशन करते हैं। आप देखिए जब आप ट्यूब को प्रिपरेशन करोगे, ये हमारा सिंपल होता है, इसमें सब रीडिंग होती है पूरी। अब इसमें ये इसकी हमने कैपेसिटी आपको बता दिया था, 335 ml की होती है। आप टोटल 335 ml का क्या करेंगे, सैंपल तैयार करेंगे, इसको ले जाके यहाँ पर आप पुट कर देंगे, यहाँ पर रखा जाता है और इसमें रीडिंग दी होती है। यानी इसमें जीरो से यहाँ पर जो स्लॉट होता है, देखिए ये रेडिएशन बना है, इसके प्रोसीजर को हम बताते हैं आपको। इसमें हर एक तरह के डेटा लिया जाता है, कितने कितने अंतराल पर डेटा लिया जाता है वो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 7.5 माइक्रोन पार्टिकल के लिए होगा, फिर 10, 50, 20, 25, 70, 35, 40, 40, 50, इतना माइक्रोमीटर के क्या करेंगे पार्टिकल। इसमें फ्रेंड्स आप जब आप ये STM C115 खोलेंगे तो इसमें एक डायामीटर और हाइट एंड h/d में एक ग्राफ बना है। तो उस ग्राफ के अनुसार क्या करते हैं, हम हर एक हाइट पर क्या करते हैं, लाइट को पास कराते हैं, और हर एक लाइट पर जितने भी हमारे पार्टिकल होते हैं उस तरह के हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी की लाइट हमारी प्राप्त होती है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ये चीज मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि देखिए आपका ये हो गया, ट्यूब में ये चीज आपका मेजरमेंट होता है, ये हमारी पार्टिकल साइज होती है। ठीक है, कि इतने पर कितने हमारे माइक्रोन के पार्टिकल हैं, ये मतलब ये माइक्रोमीटर के पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे छोटे, ये हमारे कितने। अब इसमें जो आपकी ट्यूब होती है ना, ये ट्यूब में रीडिंग दी होती है, यहाँ पे कहाँ गया ट्यूब, ये आपका ट्यूब होता है, इसमें रीडिंग हर एक पॉइंट पर रीडिंग होता है। ठीक, ये रीडिंग लिखी होती है। आप उसके बाद यहाँ पर रखते हो, सबसे पहले आप इसमें सैंपल डाले हो तो कुछ पार्टिकल क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है
सीमेंट को नीचे की ओर बैठने का कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ से लाइट सोर्स पास करेंगे, इस पोजीशन पर हाइट पर आप क्या करेंगे, निकालेंगे कि कितने डाया के पार्टिकल हमारे हैं। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे, उसके ऊपर लाइट पास करेंगे, क्योंकि सेल्फ एलिवेटिंग हैंडलिंग है तो इसको मूव करते रहेंगे, आपकी लाइट सोर्स की पोजीशन चेंज होती रहेगी। आप हर एक हाइट पे क्या करेंगे, डाया के पार्टिकल हर एक, क्योंकि हर एक हाइट अब जैसे जैसे हाइट ऊपर जाते जाएंगे डाया की पार्टिकल हमारी छोटी होती जाएगी। ठीक है, हर एक हाइट पर बढ़ती जाती है और डाया की पार्टिकल हमारा छोटा होता जाता है। उस बेस पर हम क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वो हमारी इंटेंसिटी को मेजरमेंट करता रहता है कि इस हाइट पर इतनी इंटेंसिटी है, इस हाइट पर इतनी इंटेंसिटी है। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे आपकी मान लीजिए ये आपकी ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में यहाँ पर बताएं तब आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, इसी फिगर के अनुसार में यहाँ पे, यानी आपके ट्यूब होता है ये, इस ट्यूब में आपके कुछ और पार्टिकल साइज होगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी पार्टिकल में थोड़ा सा भी ज्यादा हुई वो नीचे बैठने। अब इस पोजीशन पर हमारे कुछ जो डाया के हैं, वो डाया के हमारे लाइट सोर्स आई, लाइट सोर्स से टकरा के जो वापस चली गई वो तो नहीं, अब इसको जो हमारे लाइट सोर्स सरफेस एरिया से बचते हुए यहाँ आया तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल हुआ और वो क्या करेगा, करंट को मेजर कर लेगा। और उसके बाद कुछ यहाँ छोटे पार्टिकल होंगे तो ये आए यहाँ से, यहाँ पर आए हमारा इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट मेजर कर लेगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फिर इसके ऊपर आया वहां पर आई मेजर कर लेगा। तो हर एक पोजीशन पर क्या करेगा, स्मॉल डाया उसके और छोटे छोटे, तो हर एक पर उसके अनुसार हमने एक यहाँ पर जो ग्राफ बनाया था आपको, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है आपका, ये आपकी हर एक माइक्रोमीटर के पार्टिकल के लिए आपकी जो लाइट आई है वो माइक्रो एम्पियर क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल मेजर कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी इंटेंसिटी है, जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे 40 माइक्रोन के पार्टिकल हैं सबसे छोटे, उसके बाद सबसे छोटे हैं माइक्रोमीटर, सबसे बड़े हैं पार्टिकल, उसके बाद सबसे छोटे। यहाँ पर इसको हम दोनों को अलग लिखेंगे। ठीक है, और उसके लिए फ्रेंड्स आपको जब ये सब प्राप्त हो जाएगा डेटा, तो यही एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला में आपको I50 की वैल्यू रखना पड़ता है, I7.5, I10, I50, I45, और जो मैं आपको बताया ना, देखिए हर एक यहाँ पर फार्मूले में यूज होंगे। देखिए 7, 10, 50, 50 ये है डेटा, 7.5, 10, 50, 20, 25.30, 30.5, 40, 40.5, 50, हर एक पार्टिकल साइज के हमारी डेटा प्राप्त हुई है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, मतलब जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक सेल मेजर की है और वो किस प्रिंसिपल ये हमारी। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम लॉग वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये हम यहाँ पर हर एक चीज का लॉग वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पर इसकी लॉग वैल्यू, फिर यहाँ इसकी लॉग हर एक चीज की लॉग वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब उसके बाद इसका थोड़ा प्रिंसिपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद लॉग वैल्यू आप रख देंगे ना तो आपको सरफेस एरिया पता चल जाएगा। लेकिन आप कैसे मेजरमेंट करते हैं इसके बारे में देखिए, जैसे आपका एक पार्टिकल है, आपका लाइट सोर्स आया, यदि मान लीजिए पार्टिकल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो हमारी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया है। जब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारी ये क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होके पास चली जाएगी, इधर चली जाएगी, बहुत कम ही लाइट आएगी जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल से टकराएगी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक से। और जब यहाँ टकरा बहुत कम ही टकराएगी तो यहाँ पर जो करंट होगा हमारा कम मेजर होगा, जिसके वजह से हमारी सरफेस एरिया क्या होगी, कम मेजरमेंट होगी। मतलब इसका मतलब होगा कि आपका यदि पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे 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 हो गए तो हमारी क्या होती, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की करंट कम मेजरमेंट होगा। यदि आपका फोटो इलेक्ट्रिक मतलब पार्टिकल के साइज ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करेगा, ज्यादा लाइट को मेजर कर लेगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ज्यादा मेजर करेगा। और इसके हिसाब से जो यहाँ पर हमारी माइक्रोमीटर है, ये आई इंटेंसिटी के रूप में क्या करेगी, करंट को मेजरमेंट करके रख लेगी। उसके बाद हम जब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपना सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब छोटे छोटे लाइट होने, अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आई की वैल्यू आपकी कम रहेगी, आई की वैल्यू कब कब होगी, जब छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो आई की वैल्यू कम होगी। अब देखिए यहाँ के फार्मूला के फ्रैक्शन में ही आई की वैल्यू है,
यानी जब ये आई की वैल्यू हर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी फ्रेंड्स, तो अब बताओ कि आपकी सरफेस एरिया तो बढ़ ही जाएगी। अब छोटे छोटे पार्टिकल होने से उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है, यानी उसकी फाइनेस ज्यादा है। जब फाइनेस ज्यादा है तो आप जान गए सीमेंट ज्यादा रिएक्ट कर लेगा। मतलब वो हम तो अलग बात है कि फाइनेस ज्यादा सीमेंट बनाते ही, जैसा जैसा हमारा यूज होता है उस तरह के हम सीमेंट बनाते हैं। तो यानी यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारे सीमेंट हो कितना फाइनेस है। ठीक है, यदि हमारा मान लीजिए थोड़े बड़े बड़े हैं तो आई की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, आई की वैल्यू ज्यादा आएगी तो ये हमारी वैल्यू कम आएगी। आप देखिए मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा था, कैलकुलेशन आप इतना कर लेंगे तो यहाँ पर जो 7.5 की वैल्यू इसको अलग लिख लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर 50 की, क्योंकि आई 50 आई 75 यहाँ पर यूज होने वाला। तो यहाँ पर जब आप डेटा रख के पूरा रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए आपका 9.5 आई 50 की वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा, इसका मान आ जाएगा, किसका मान आएगा, ये वाले पूरे पार्ट का मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब इसके बाद पूरे कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी 1.5 और उसके बाद 7.5 आप हर एक डेटा को रख के जब आप डेटा निकालोगे तो यस की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 313, यानी 213, सॉरी फ्रेंड 213 मीटर स्क्वायर प्रति केजी आएगी। यानी आपकी आएगी 2130 सेंटी स्क्वायर प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम में सरफेस एरिया आपका इतना होगा। अब इसमें आपके जो डेटा है वो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे रिकॉर्डेड करेक्शन टी, कैलिब्रेशन फैक्टर के का मान, और उसके बाद मीटर रिकॉर्डिंग फैक्टर, ये सब हमारे स्टैंडर्ड होते हैं जो कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसके बेसिक पे हमारे डिफाइन होते हैं। बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट आपको देखना पड़ेगा डेटा कितना है। वेट ऑफ द सैंपल, हमने सैंपल कितना लेते हैं इसमें, वेट ऑफ द सैंपल 2.5 ग्राम। ठीक है, इसके बेस पर आप सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो यही हमारा फ्रेंड्स था वैगनर टर्बिडिटी मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये मेथड जनरली आपको पता होना चाहिए कि ये भी मेथड है जो फाइनेस ऑफ द सीमेंट निकाल है। इसमें हम जो वेट लेंगे वो 0.2 ग्राम। ओके फ्रेंड्स।